नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने जो प्रेम और स्नेह हमें दिया है उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, लेकिन आपका ये प्रेम ही है जो हमें रोज नई जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। चाहे हमें उसके लिए कितने ही समय को एडजस्टमेंट करना पड़ता हो, लेकिन कोशिश होती है कि हम तहे दिल से आप तक सही जानकारी पहुंचा पाए। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड से एक नई सीरीज शुरू की है ज्योतिष के संदर्भ में आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने की, जो आपको इससे महान ज्ञान के और नजदीक ले जा पाए। उसी श्रृंखला में दोस्तों, आज हम सेकेंड एपिसोड में आपको एक जानकारी देने जा रहे हैं कि ये दिन और रात की गणना कब से शुरू हुई, ये सृष्टि कब से आरंभ हुई, ये एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत कब बने। उसमें सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, करीब 43,20,000 वर्षों का एक काल होता है, इसे महायुग कहा जाता है। इस युग के 4 पार्ट होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग से दुगना द्वापर होता है। कलयुग और द्वापर का समय जोड़ करके त्रेता बनता है, और त्रेता और कलयुग का समय अगर मिला दिया जाए तो उतना बड़ा सतयुग बनता है। यानी करीब 17,28,000 वर्ष का एक सतयुग होता है या हुआ था, और 17,28,000 वर्ष के अंतिम काल में प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप के बारे में आपने सुना। उसके बाद में 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग आरंभ हुआ, जिसमें भगवान श्री राम हुए। और उस युग के अंत में जितने भी अवतार हुए हैं हमारे, वो हमेशा उस युग के अंत में हुए हैं। जब वो युग समाप्ति की ओर था तब हुए। ये ऐसा नियम रहा है प्रकृति का कि जब युग का समापन होना होता है तभी वो अवतार जो है वो जन्म लेते हैं। उसके बाद में द्वापर का समय शुरू हुआ। तकरीबन 8,64,000 वर्षों का ये समय रहा, और उसके अंत में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ये गणनाएं तब से चली आ रही दोस्तों, यानी ये ज्योतिष के सिद्धांत तब से चले आ रहे हैं। तब भी ये ग्रह, नक्षत्र और ये राशियां सब थी, ये सारी कैलकुलेशन थी उनके पास में। उसके बाद में कलयुग आता है। कलयुग का कहा जाता है कि इसका 4,32,000 वर्षों का प्रमाण है कि 4,32,000 वर्ष जो होंगे वो मिलकर के कलयुग का पूरा कालखंड होगा, और उसमें से 5,117 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। यानी अगर मैं आपको ऐसा समझाना चाहूं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म को 5,117 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, और अभी भी इस कलयुग का आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तकरीबन 4,26,883 वर्ष शेष हैं। इतना कलयुग का समय भी बाकी है दोस्तों। तो दोस्तों, इस पूरे कालखंड को उन्होंने किस तरह से डिवाइड किया कि किस समय पर कौन से योग के द्वारा इस संसार में कौन से प्रभाव होंगे, इन सब की उन्होंने बहुत डिटेल में अपने शास्त्रों में इसका वर्णन किया। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि पूरी सृष्टि का एक युग का कार्यकाल कितना होता है, उसमें से कितना समय सतयुग का था, कितना त्रेता का, कितना द्वापर का, कितना कलयुग का। और इस युग के अंदर भी एक वर्ष जो है 365 से 1/4, यानी अगर उसको हम ज्योतिष की भाषा में कहें तो 365 दिन, 15 घटी, 30 पल और 30 विपल, इसको मिलाकर के एक वर्ष बनता है। यानी 15 घटी, 30 पल, 22 विपल और 30 प्रति विपल,
दोस्तों थोड़ा सा संशोधन करेंगे यहां पर। ये मिलाकर के एक पूरा एक वर्ष होता है। अब एक आप कहेंगे घटी पल विपल, और ये क्या होता है ये? दोस्तों जैसे हमारे यहाँ मिनट होते हैं, घंटे होते हैं, सेकंड्स होते हैं, ये तो अब बने हैं। इतने काल पहले तो घंटे मिनट सेकंड्स होते ही नहीं थे ये। तो वैदिक समय से जो समय की गणना की गई है हमारे शास्त्रों में, वो घटी पल विपल में की गई है, और उसके बाद में उसको विश्व में प्रति विपल कहा है। इसके बारे में मैं आपको अगले कुछ एपिसोड के बाद में इसका पूरा डिटेल बताऊंगा कि कितने पल का बराबर, कितने घटी के बराबर कितना मिनट होता है, सेकंड होते हैं, वो सारी चीज मैं आपको डिटेल बताऊंगा। हर एक छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों। इसलिए आप निश्चिंत होके, अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, आप उसको पेंडिंग रखिए। अगले एपिसोड में क्लियर होगी तब आप इसको दोबारा रिपीट करके देख लेना, आपको सब चीज समझ आ जाएगी। तो एक वर्ष का समय होता है, उसके बाद मैंने बताया इतने समय का एक कालखंड होता है, और अभी कलयुग चल रहा है दोस्तों। इसी के अंदर आपने अक्सर एक, कभी किसी ज्योतिषाचार्य के पास गए होंगे, किसी पंडित जी के पास गए होंगे, कोई मुहूर्त निकलाने के लिए आते होंगे, तो आपने देखा होगा उनके पास एक पंचांग होता है छोटा सा, जैसे पंचांग नॉर्मली कहते हैं। वो पंचांग वो मैथमेटिक कैलकुलेशन है जो बताती है कि इस समय पर कौन सा ग्रह कहां पर किस राशि में भ्रमण कर रहा है, कौन से नक्षत्र है, कौन सा करण है, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सा पक्ष है, कौन सा संवत चल रहा है, कौन सा संवत्सर है। ये सारी कैलकुलेशन उसमें दी हुई है, और वो आज से नहीं है, न जाने कितने वर्षों से वो चला रहा है। कंप्यूटर तो आज आए हैं दोस्तों, 80-90 के दशक में हिंदुस्तान में कंप्यूटर आए हैं, लेकिन यदि आप देखेंगे कि मान लीजिए किसी का जन्म 1940 के आसपास का है, तो उनके पास भी अपनी जन्म पत्री होगी, उसमें पूरी कैलकुलेशन दी हुई है। वो कैलकुलेशन उस समय कहां से आई? इसी पंचांग के द्वारा उन्होंने कैलकुलेशन ली। एक एक सटीक कैलकुलेशन को लेकर के उन्होंने डेली का सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रमा की गति, उसका राशि का भ्रमण, किस राशि में कब परिवर्तन किया, हर चीज उस पंचांग में दी होती है। मैनुअली अगर आपको जानना है तो पंचांग में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आजकल तो सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, आप डेट टाइम डालिए और बर्थ प्लेस डालिए और आपका पास कुंडली बन के तैयार हो जाती है। दोस्तों यहां ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये पता लगे कि कैलकुलेशन पार्ट आज से शुरू नहीं हुआ, ये बहुत पहले से है। यानी उनके पास में वो एक तरीका था जिससे वो ये पता लगा लेते थे कि अभी इस समय कौन सी तिथि, कौन सा वार है और कौन सा महीना चल रहा है। अब ज्योतिष सिद्धांत में महीनों के नाम दूसरे होते हैं, उनका जो समय शुरू होता है वो अप्रैल के आसपास से शुरू होता है। चैत्र का महीना जो होता है उसके विषय में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन पिछली बार मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि एक बहुत बड़ा रहस्य है कि इतनी कैलकुलेशन इतने समय से कैसे चली आ रही है। तो मेरा प्रयास है कि इस एपिसोड में मैं आपको ये बता पाऊं कि ये रहस्य आखिर है क्या। तो आज से उन्होंने एक एक वर्ष को कैलकुलेट करके आप पीछे जाओगे तो उन्होंने देखा कि षष्ठी के कारण, यानी जब शनि से लेकर के पृथ्वी तक, सूर्य तक सभी एक सीध में थे, एक लाइन में थे, तब से षष्ठी की गणना का आरंभ उन्होंने किया। उसके बाद सबने अपना चलना शुरू किया और कोई आगे कोई पीछे, अपने भ्रमण काल से आगे पीछे होता गया। और आज उसको इतने वर्ष व्यतीत हो चुके कि सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया और कलयुग के 5117 वर्ष चले गए। और अब आज ग्रहों की स्थिति ये है। ये हर सटीक जानकारी उन्होंने तब से आज तक की कैलकुलेट करके मानव सभ्यता को मिली। ये उन महापुरुषों का, उन ऋषि मुनियों का एक अनमोल धरोहर है जो हमें मिली, जिसके द्वारा आज हम इन सब चीजों को जान पाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सेकंड चीज आती है, ये समय काल तो हमको पता लग गया कि आज हम इतने समय बीतने के बाद इस समय कालखंड के अंदर हम यहां इस धरती पर मौजूद हैं। लेकिन ये तो मैंने जैसे आपको बताया था, ये सिद्धांत की बात हुई। अब संहिता की बात पर आ जाते हैं। अब कौन से समय पर किस गणना पर कौन सा संवत्सर होगा, उसका क्या प्रभाव होगा, ये जानने के लिए मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया बृहस्पति वर्ष, यानी बृहस्पति जिस वर्ष जिस राशि में होते हैं, यानी मान लीजिए
चैत्र का महीना आरंभ हुआ, उस समय बृहस्पति सिंह राशि में थे, तो सौम्य नाम का संवत्सर शुरू हुआ, अभी जो चल रहा है। ऐसे 60 संवत्सर हैं दोस्तों, यानी मेष से आरंभ होकर मीन राशि तक ये भ्रमण काल चलता है इनका। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसका लॉजिक क्या है, क्यों इस संवत्सर को अलग अलग रखा गया। उन्होंने हजारों वर्षों की रिसर्च के बाद में यह पाया गया कि इस बृहस्पति के इस राशि में प्रवेश करने पर चैत्र माह में यह संवत्सर होता है और इसका प्रभाव संसार पर यह होता है। जैसे अभी सौम्य संवत्सर के बारे में आता है कि इसके अंदर जो बुद्धिजीवी हैं उनको कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, धनी और राजाओं को थोड़ी तकलीफ होगी, फिर भी जनता जो है सामान्यतः प्रसन्न रहेगी। आप कोई सा भी पंचांग उठा के, जब ये सौम्य संवत्सर का जो पंचांग उठाएंगे आप, विक्रम संवत जो 2074 जो चल रहा है, तो आप देखेंगे कि उसमें उन्होंने उसका कहा कि ये संवत्सर चल रहा है तो इसके क्या इफेक्ट आने वाला है। तो यहां पर उन्होंने इसे 60 सेगमेंट में बांटा। ये आपको मैं बताता हूं, विजय से लेकर के जय और उसके बाद में इस तरह से 60 संवत्सर चले आ रहे हैं। किस राशि में बृहस्पति के आने से कौन सा संवत्सर आरंभ होता है, ये सारी कैलकुलेशन आपको इसमें मिलेगी। गुरु की राशि, यानी गुरु यदि मेष राशि में एकादशी पे, यानी जिस समय पर साल का पहला दिन है उस समय पर बृहस्पति जिस राशि में होता है उसके आधार पर वो संवत्सर आरंभ होता है। तो यहां आप देखेंगे कि मेष राशि में यानी एक विजय संवत्सर दोस्तों, यानी कि बृहस्पति मेष राशि के अंदर 60 वर्षों में 3 बार आएगा। पहली बार आएगा तो विजय नाम का संवत्सर होगा, दूसरी बार आएगा तो पिंगल नाम का होगा, और तीसरी बार आएगा तो वृष नाम का होगा। और यह क्रम 24 वर्ष के बाद आता है दोस्तों। यानी एक राशि के अंदर बृहस्पति के आने पर 3 तरह के अलग अलग प्रभाव 24 वर्ष के अंतराल पे आपको महसूस होंगे। यानी 60 तरह के परिणाम आपको बृहस्पति के अलग अलग राशि में भ्रमण से आपको आपके जीवन में मिलने वाले हैं। ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है, लेकिन आपको इसको समझना आवश्यक है। इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए कि संवत्सर आखिर होता क्या है। क्योंकि आप जब भी कभी अपनी कुंडली देखेंगे, अभी चाहे आप सॉफ्टवेयर से बनाते हो तो उसमें सब चीज लिखी होती है, आपका नक्षत्र कौन सा है, कर्ण कौन सा है, संवत्सर कौन सा चल रहा है, विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, हिजरी सन कौन सा चल रहा है, सब चीज लिखा होता है। आप उसको गौर नहीं करते, वो अलग विषय है, लेकिन ज्योतिष जो आप जानता है वो जरूर गौर करता है इस चीज को, उसी के आधार पर प्रिडिक्शन तय होते हैं। तो ये 60 संवत्सर का जो क्रम है 1 से लेकर के 60 तक, बृहस्पति का मेष राशि में प्रवेश, वर्ष के आरंभ में प्रवेश नहीं, जहां उनकी स्थिति होती है तो वहां विजय संवत्सर, उसके बाद में 24 वर्ष पश्चात में वापिस वही, और उसके बाद वही। तो ये इस तरह से 60 संवत्सर है। 60 के बाद पुनः पहला संवत्सर आ जाएगा। तो इस तरीके से 60 वर्षों के कालखंड को उन्होंने संवत्सर का नाम दिया गया। और इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं कि इन्हीं 60 संवत्सर के अलग अलग प्रभाव हैं। तो यदि आपको मोटा मोटा देखना हो कि इस साल कैसा रहेगा, तो आप देखिए कि संवत्सर कौन सा है और उस संवत्सर के संदर्भ में हमारे पुराणों में क्या लिखा गया, आप उसको देख लीजिए। आप पाएंगे कि उसी तरह की घटनाएं हमारे जीवन में, हमारे इस भूभाग पर, हमारे भारतवर्ष पर पड़ रहा होगा, क्योंकि ये हर 60 वर्ष पश्चात वो घटना घटित हो रही है। और हजारों लाखों वर्षों के गणना के आधार पर यह संहिता के अंदर दर्ज है कि इस संवत्सर में, इस काल में ऐसा होगा। उसके विपरीत नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन होगा वही। तो दोस्तों, आपको आज एक चीज समझ आ गई होगी, जो पंडित जी पंचांग लेकर के बैठते हैं उस पंचांग में क्या क्या होता है, किस
राशि के कौन से भाव में, कितने डिग्री पर, कहाँ, कौन से पक्ष में, कौन से तिथि पर, कौन से नक्षत्र कहाँ बैठे हैं, सबकी गणना, सबकी चीज उस पंचांग में दी हुई होती है। तिथि, वार, नक्षत्र, सभी जानकारी उस पंचांग में होती है। तो यदि आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं, उसकी कैलकुलेशन पार्ट को भी समझना चाहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि पंचांग की उसमें क्या महत्वता है और ये संवत्सर क्या होते हैं। आपको सिर्फ इतनी जानकारी पर्याप्त है कि हाँ संवत्सर होते हैं, 60 संवत्सर होते हैं, उनके नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे इस वीडियो के लास्ट में भी और स्टार्टिंग में भी हम ये पूरे नाम आपके डिस्प्ले में लगा देंगे स्लाइड्स में। आप उसको बाद में चाहे तो नोट कर लीजिएगा, अपने फायदे के लिए आप उसको रखना चाहे रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। लेकिन यहां ये बेसिक जानकारी देना आपको जरूरी है कि ये संवत्सर होते हैं 60, और इन 60 संवत्सर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन पर नहीं, पूरे संसार पर, भूभाग पर। और ये संवत्सर की गणना भी, उसकी डिग्री भी जो है एक विशेष स्थान को देख के निकली थी कि मान लीजिए हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में इतने डिग्री पर यहां पर इस संवत्सर में क्या होगा, कौन कौन से योग बन रहे हैं, उसके आधार पर क्या होगा। अमेरिका की अगर निकालेंगे तो वहां कुछ दूसरी कैलकुलेशन आएगी क्योंकि डिग्री बदल जाएगी, ग्रहों का, उनकी दिशा, दशा, डिग्री, हर चीज बदल जाया करती, कुछ कुछ मिनट्स के अंदर हर चीज बदलती है। तो जो दृष्टि भारत पर होगी जिस ग्रह की, अमेरिका पर वो डिफरेंट होगी, कुछ डिग्री एंगल से अलग होगी। तो वहां पर इसके कुछ परिणाम डिफरेंट होंगे और यहां परिणाम डिफरेंट होंगे। ये आप डिटेल में आगे जब समझेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो आज के लिए हमने इस एपिसोड में आपको ये बताया कि महायुग कितना बड़ा होता है। हमारा एक साल का समय है 365 दिन का, जो है 15 घटी, 30 पल, 22 विपल और 30 प्रति विपल जो होते हैं, ये मैंने आपको बताया। यानी इसको अगर वैसे कहें तो 365 1/4 डेज के बाद में एक साल बनता है। ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई। उसके बाद संवत्सर आपको बताया। दोस्तों, अगला हमारा जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे वो हम 18 दिसंबर को ठीक रात को 8 बजे ये वीडियो आपको अगला हमारा टेलीकास्ट होगा, यूट्यूब पर चैनल पर हम लेकर आएंगे। तो आपने यदि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस विषय में अवगत कराएं ताकि वो भी इस ज्ञान का अनुभव ले सकें, अपनी समस्या का समाधान स्वयं निकाल सकें। और देखिए, हमारे जो पुराने वीडियो जो हमने यूट्यूब पर डाले बहुत सिंपल भाषा में हमने डाले ताकि लोगों को समझ आ जाए भी हाँ ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है, ये इस ग्रह का प्रभाव ये होता है। लेकिन बेसिक जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। और उस वीडियो के बाद ये बेसिक जानकारी आपको समझ भी आएगी, आप इजीली समझ भी लेंगे। और अगर मान लीजिए आप नए हैं तो हमारे पहले पुराने वीडियोस देखिए, उसके बाद थोड़ा सा आप देखेंगे, उनको समझेंगे, उसके बाद आप इन वीडियोस को देखना शुरू करिए। आपको ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप अपने 2, 4, 5 साल लगा के इकट्ठा करेंगे, वो हम आपको चंद मिनटों में आपको दे रहे हैं। तो शायद मैं नहीं समझता कि कहीं किसी और चैनल पर आपको ये चीज मिलेगी। और निःशुल्क ज्ञान है जिसका आप लाभ अपने घर बैठे उठा सकते हैं। तो अगला वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे, डेट समय मैंने आपको बता दिया। यदि आपका कोई प्रश्न हो ज्योतिष से संबंधित, आप हमें हमारे मेल पर या हमारे जो फोन नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी तरह की कुंडली की कोई समस्या है, उसके संदर्भ में आप हमसे डिस्कस करना चाहें, आप हमें कर सकते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, बहुत से लोगों के हमारे पास में फोन कॉल्स आए, उन्होंने कहा कि हम आपको अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, व्यक्तिगत तौर पर ये बड़ा समय के अभाव के कारण ये चीज संभव नहीं हो पाती, लेकिन आप लोगों का प्यार इतना हमें मिला है कि हम उस पर भी कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं यहां पर, ताकि आपकी जन्म कुंडली से संबंधित समस्याएं अगर कोई इस तरह की हो तो हम उसका प्रॉपर रिप्लाई आपको दे सकें, उसके समाधान आपको दे सकें। और सिर्फ समाधान ही नहीं, पूरा हम फॉलोअप आपको देंगे। जब तक आप उपाय करेंगे, चाहे उसमें आपको 10 दिन, 20 दिन लगे, 30 दिन लगे, 60 दिन लगे,
जितने समय के वो उपाय आपके लिए आवश्यक हैं वो आप उपाय करेंगे, तब तक हम आपको यहां से फॉलोअप दे पाए और आपके कुंडली के तमाम ग्रहों के जो उपाय हैं वो आपको करवा पाए, ताकि जीवन में आपको कभी दोबारा किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर अपनी समस्याओं के डिस्कशन की जरूरत ही ना पड़े। एक बार में आपको आपकी कुंडली के सारे समाधान मिल जाएं और आप नियमित तौर पर अपने जिंदगी को आराम से निर्वाह कर सकें। यही हमारा प्रयास होगा, उस विषय पर हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हम वो शुभ सूचना आपको जरूर देंगे ये वीडियो के माध्यम से। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारा अगला एपिसोड की समय और तारीख मैंने आपको बता दी, तो मिलते हैं उस दिन। नमस्कार।